क्षैतिज तुलना का अध्ययन। जहाँ इससे पूर्व आपने तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति का विश्लेषण इस दृष्टिकोण के आधार पर किया था, देखा कि तुलनात्मक राजनीति एक ही राज्य के विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच ऊर्ध्वात्मक तुलना है। राज्य के विभिन्न स्तरों एक ही राज्य के विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच ऊर्ध्वात्मक तुलना है। वहीं उनके अध्ययन की क्षैतिज तुलना का अर्थ यह है कि यह विभिन्न राष्ट्रीय सरकारों की समांतर तुलना है। उसमें क्या ऊर्ध्वाधर तुलना में हम क्या कर रहे थे, एक ही राज्य के विभिन्न स्तरों की बात कर रहे थे, एक ही राष्ट्र के विभिन्न स्तरों की बात कर रहे थे, लेकिन इसमें हम अलग अलग राष्ट्रों के समांतर तुलना करेंगे, उसमें हम क्षैतिज तुलना करेंगे। ऐसे अध्ययन से ही तुलनात्मक राजनीति के लक्ष्यों की सिद्धि होती है। विभिन्न सरकारों के समांतर ढांचे, व्यवहार एवं प्रक्रिया आदि सहित विभिन्न पहलुओं से जुड़े समग्र राजनीतिक व्यवहार की तुलना हमें किसी सामान्यीकृत निष्कर्ष पर पहुंचा सकती है। फलतः इस तरह की तुलना के अध्ययन से ही विषय का सही महत्व प्रकट होकर सामने आता है। इससे किसी भी राजनीतिक व्यवहार और समांतर तुलना के आधार पर ही सही दृष्टि से समझा और विश्लेषित किया जा सकता है। अतः इस प्रकार की सोच या चिंतन धारा तुलनात्मक राजनीति की सही प्रकृति को प्रस्तुत करती है। जब हम तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन सरकारों के समान स्तरीय समांतर व्यवहार के परिप्रेक्ष्य में करने बैठते हैं तो तुलना के दो अलग अलग प्रभाव सामने आते हैं। एक तो एक ही राज्य के विभिन्न कालों में, मतलब एक ही राज्य के विभिन्न समय कालों की राष्ट्रीय या समांतरी तुलना का अध्ययन, और दूसरा क्या है, अलग अलग राष्ट्रों की सरकारों के एक ही समय में तुलना। अलग अलग, पहला क्या था, राज्य के विभिन्न कालों में, एक राज्य के विभिन्न कालों में विभिन्न समयों में, और दूसरा क्या है, अलग अलग राष्ट्रों की एक ही समय में। अध्ययन के इन दोनों आयामों का विश्लेषण करके हम तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति को स्पष्ट किया जा सकता है। एक ही देश की विभिन्न समय, अब हम पढ़ेंगे एक ही देश के विभिन्न समय की राष्ट्रीय सरकारों की तुलना। एक ही देश के अंदर विभिन्न समयों में राष्ट्रीय सरकारों की तुलना, एक ही देश की विभिन्न कालखंडों की सरकारों के कार्य एवं व्यवहार की तुलना यदि आप करें तो उससे सामान्यीकृत निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ऐसी तुलना से किसी भी राष्ट्र की राजनीति का वैचारिक कलेवर समृद्ध होता है, सरकारों की सफलता असफलता के कारकों का ज्ञान होता है और बेहतर शासकीय नेतृत्व के सबक मिलते हैं। कोई भी राष्ट्र अपनी पृष्ठभूमि और अपने इतिहास से कटकर नहीं जा सकता। वर्तमान राजनीति व्यवहार उनकी राजनीति एवं वैचारिकी का निर्धारण करने में अतीत के अनुभव लाभदायी होते हैं, और फलतः एक ही देश की पूर्ववर्ती सरकारों एवं वर्तमान सरकारों की तुलना राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। इतिहास तो राजनीति की प्रयोगशाला होती है, और ऐसे तुलनात्मक राजनीति अध्ययन से उपजे सामान्य निष्कर्ष उस प्रयोगशाला के प्रयोगों का वह पर्यवेक्षण है जो राजनीति को दिशा देने में समर्थ होते हैं। एक ही देश की सरकारों की तुलना का अध्ययन भी दो आधारों पर हो सकता है। एक ही देश की, अभी हमने देखा कि भिन्न भिन्न राष्ट्रीय, एक ही देश की सरकारों की तुलना अध्ययन भी हम दो प्रकार से। प्रथमतः अध्ययन का यह आयाम हो सकता है कि हम विभिन्न युगों की सरकारों एवं उनकी राजनीति की तुलना का निष्कर्ष निकालें। हम विभिन्न युगों की सरकारों की उनकी राजनीतिक तुलना का निष्कर्ष निकालें। यथा आधुनिक काल की राष्ट्रीय सरकार की तुलना प्राचीन काल, मध्यकाल या ब्रिटिश काल से की जाए। यथा आधुनिक काल की राष्ट्रीय सरकार की तुलना प्राचीन काल से, मध्यकाल से या ब्रिटिश काल से की जाए। इसमें हम संपूर्ण इतिहास के परिप्रेक्ष्य से सामान्य निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं आपका ध्यान भारतीय इतिहास के एक सामान्य पर्यवेक्षण की ओर आकर्षित करता हूँ। यदि आप भारत के इतिहास पर दृष्टिपात करें तो आपको दृष्टिगोचर होगा कि भारतीय अतीत में जब जब मजबूत केंद्रीय सत्ता स्थापित हुई है तो बड़े साम्राज्यों की रचना हुई है। इसके विपरीत जब जब केंद्र कमजोर हुआ है तो राजनीतिक विघटन तीव्र हो उठा। जब कोई चाणक्य और चंद्रगुप्त उभरा तो भारत में बड़े साम्राज्य बने, लेकिन ऐसे केंद्रीय सत्ता केंद्र जब कमजोर हुए तो साम्राज्यों का विघटन होता रहा है। इतिहास के इस पर्यवेक्षण को भी ध्यान में रखकर कहा जा सकता है कि भारत संघ का निर्माण करते समय भारतीय संविधान निर्माताओं ने संघात्मक की प्रवृत्ति के विरुद्ध जाकर भी भारत के केंद्र की ओर झुका हुआ या मजबूत केंद्र वाला संघ बनाया है।
ऐसा इतिहास के विभिन्न कालखंडों या युगों की राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन से ही निकाले गए हैं। सामान्य निष्कर्षों के फलस्वरूप हुआ है। राष्ट्रीय सरकारों की विभिन्न युगों की सरकारों में से ऐतिहासिक आधार पर तुलना के लिए यह जरूरी है कि तथ्यों का सही संकलन कर उन्हें विश्लेषित किया जाए। द्वितीय क्या है? अध्ययन का दूसरा आयाम यह हो सकता है कि आधुनिक युग की विभिन्न समयों की राष्ट्रीय सरकारों से तुलना की जाए। पहला आयाम हम देख चुके हैं, अब हम द्वितीय आयाम देखते हैं इसका। अध्ययन का दूसरा आयाम यह हो सकता है कि आधुनिक युग की ही विभिन्न समय की राष्ट्रीय सरकारों की तुलना की जाए। भारत के वर्तमान लोकतांत्रिक संवैधानिक युग में ही हम नेहरू युग, शास्त्री युग, इंदिरा युग, जनता शासन युग, राजीव युग, नरसिम्हा राव युग, अटल युग आदि की तुलना कर सकते हैं। इनकी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नीतियों एवं व्यवहारों, आर्थिक नीतियों आदि की तुलना से राजनीति से सामान्य निष्कर्ष निकाला जा सकता है। हम कांग्रेसी और गैर कांग्रेसी सरकारों की भी तुलना का अध्ययन कर सकते हैं और राजनीतिक अर्थशास्त्र की दृष्टि से नेहरू मॉडल और मनमोहन सिंह मॉडल की तुलना जैसे अध्ययनों से भी सामान्य निष्कर्षों की ओर बढ़ सकते हैं। विभिन्न युगों की राष्ट्रीय सरकारों की ऐतिहासिक तुलना महत्वपूर्ण है, लेकिन यह समग्र तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति नहीं कही जा सकती। विभिन्न युगों की राष्ट्रीय सरकारों की ऐतिहासिक तुलना महत्वपूर्ण है, लेकिन यह समग्र तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति नहीं कही जा सकती। निश्चय ही इस अध्ययन का एक पक्ष है। विभिन्न युग परिवर्तनों के साथ बदलती राजनीतिक संस्कृति राजनीति के स्वरूप में गुणात्मक अंतर प्रकट करती हैं। इसलिए यह सरकारों की प्रकृति एवं राजनीतिक व्यवहार समग्रता के ज्ञान का आधार नहीं हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे समकालीन विश्व की विविध सरकारों की क्षैतिज तुलना। समकालीन विश्व में विविध सरकारों की तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति का सबसे महत्वपूर्ण आयाम है। विभिन्न देशों की समकालीन सरकारों एवं उनके राजनीतिक व्यवहार की तुलना। इस तरह का अध्ययन तुलनात्मक आधार पर निष्कर्षों के सामान्यीकरण में जहाँ समर्थ है, वहीं इससे ऐसे राजनीतिक सिद्धांतों को भी प्रतिपादित किया जा सकता है जिससे विभिन्न देशों के राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझा जा सके। इससे न केवल राजनीतिक संस्थाओं एवं व्यवस्थाओं की प्रकृति को समझा जा सकता है, बल्कि उनकी कार्यविधि और व्यवस्था के किसी पहलू की सफलता असफलता आदि को भी सही कारकों के साथ समझा जा सकता है। विभिन्न राष्ट्रीय सरकारों की तुलना न केवल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बल्कि राष्ट्रीय राजनीति व्यवस्था से भी बहुतेरे पक्षों को समझने में सहायक होती है। आपके साथ तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति के विभिन्न आयामों को विश्लेषित करने से यह बात सुस्पष्ट रूप से सामने आती है कि तुलनात्मक राजनीति का विकास एक स्वतंत्र अनुशासन के रूप में रहा है। इससे शासकीय और अशासकीय दोनों संदर्भों में राजनीति के व्यवहार को अपने अध्ययन सीमा में समेटकर ज़्यादा व्यापक प्रकृति का परिचय दिया है। विषय क्षेत्र की हम बात कर लेते हैं। तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति के विश्लेषण से स्पष्ट है कि उसका क्षेत्र अभी पूरी तरह निर्धारित अंतिम स्वरूप में नहीं है, बल्कि विकासशील एवं संक्रमण अवस्था में, मतलब और भी अभी विकसित हो रहा है। फलतः इसका क्षेत्र विवादों के दायरे में है। वह क्रमशः अपना स्वरूप बदल रहा है। व्यवहारवादी क्रांति ने उसके क्षेत्र एवं स्वरूप विस्तार को उत्तेजित कर व्यापक फलक प्रदान किया है। अतः हम कह सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में अंतिम सीमांकन अभी होना है। अतः इसके विषय क्षेत्र में राजनीति के किन आयामों को शामिल किया जाए और उनको शामिल करने के आधार क्या हो आदि प्रश्न अभी पूर्ण परिपक्व उत्तर प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है। इस तरह तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन क्षेत्र यद्यपि विवादित है, लेकिन उसको अधोलिखित स्वरूप में चिन्हित किया जा सकता है। हम देखते हैं संस्थागत राजनीतिक व्यवहार। तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र से जुड़े विवाद में एक स्कूल यह मानता है कि उसे विधिक या संवैधानिक संस्थाओं के राजनीतिक व्यवहार के तुलनात्मक अध्ययन तक ही सीमित रहना चाहिए। तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र से जुड़े कुछ विवाद में एक स्कूल यह मानता है कि उसे विधिक, मतलब कि केवल कानून या संवैधानिक संस्थाओं के राजनीतिक व्यवहार के तुलनात्मक अध्ययन तक ही सीमित रहना चाहिए। उसे मात्र संविधान द्वारा स्थापित राजनीतिक सत्ता केंद्रों एवं उनके व्यवहार का ही अध्ययन करना चाहिए, मतलब एक सीमा में रहना चाहिए। कानून के माध्यम से कानूनी जितने भी उसके
दायरे हैं उसके अंतर्गत रहेगा। इस तरह का दृष्टिकोण तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन को राजनीतिक व्यवस्थाओं के ढांचागत स्वरूप एवं व्यवहारों के अध्ययन तक ही सीमित रखने का आग्रह रखता है। राजनीतिक व्यवस्थाओं को ढांचागत स्वरूप एवं व्यवहारों के अध्ययन तक ही सीमित रखने का आग्रह रखता है। इसकी मान्यता है कि अन्य प्रकार के राजनीतिक कार्यों का अध्ययन न तो व्यवहारिक है और न उससे किसी सामान्यीकरण तक ही पहुंचा जा सकता है। अतः तुलनात्मक राजनीति के केवल उसी राजनीतिक व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन हो जो विधि सम्मत राजनीतिक संस्थाओं से जुड़े हों। क्षेत्र संबंधी उपयुक्त दृष्टिकोण की आलोचना इस आधार पर की जा सकती है कि यह एकांगी दृष्टिकोण है, मतलब केवल कानून के दायरे में ये विधि सम्मत होना ये एक एकांगी। अभी इसके बाद हम व्यवहारवादी दृष्टिकोण भी पढ़ेंगे। व्यवहारवादी दृष्टिकोण में ये रहेगा कि हम केवल कानूनी माध्यम या विधि सम्मत ही राजनीति तुलनाओं नहीं करेंगे, बल्कि जो वास्तव में घटी हो सकती हैं, जो संभावनाएं हैं व्यक्तिगत जीवन में और जो नई नई माध्यम से परिवर्तन हो रहे हैं उसके जो चीज़ें व्यवहार में हैं उनकी अभी हम क्या पढ़ रहे थे, जो विधि सम्मत है केवल। तो क्षेत्र संबंधी उपयुक्त दृष्टिकोण की आलोचना इस आधार पर की जा सकती है कि यह एकांगी दृष्टिकोण है। अनेक संवैधानिक प्रणालियों के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक यथार्थ में तथ्यात्मक भिन्नता होती है, अतः ऐसे अध्ययन सटीक निष्कर्षों तक नहीं पहुंचा जा सकता। भारत में हमने संघीय ढांचा अपनाया है, लेकिन जहाँ संविधान के केंद्रीकरण की प्रवृत्तियाँ हैं वहीं व्यवहार में वह केंद्रीकरण और भी गाढ़ा नजर आता है। संविधान में केंद्रीकरण की प्रवृत्तियाँ आप जब देखेंगे, भारत का संघीय जो ढांचा है, मतलब कि राज्य एक राज्य अलग है लेकिन फिर भी केंद्र की ओर झुका हुआ है। उसका मोटो केंद्र ही सर्वमान्य है, केंद्र की ही सत्ता चलती है सेंटर की। तो हमने व्यवहारिक रूप से सेंटर को मजबूत तो बना दिया, संघ में ढाल दिया, लेकिन जब ये भारत की प्रणाली में जब आत्मसात हुआ तो और अच्छा इसका रिजल्ट दिखा। तो यही कह रहा है, भारत में हमने संघीय ढांचा अपनाया, लेकिन जहाँ संविधान में केंद्रीकरण की प्रवृत्तियाँ हैं वहीं व्यवहार में वह केंद्रीकरण और गाढ़ा नजर आता है। उससे कभी कभी एकात्मकता का मतलब कि अलग अलग होकर भी एकता महसूस होती है, तो उससे कभी कभी एकात्मा का आभास तक परिलक्षित होने लगता है। समाज की स्थितियाँ भी संघीय चरित्र को प्रभावित करती हैं। समाज की स्थितियाँ भी संघीय चरित्र को प्रभावित करती हैं। अतः मात्र संवैधानिक ढांचे के अध्ययन से भारतीय संघवाद का सही स्वरूप को नहीं समझा जा सकता, क्योंकि उनके संघीय ढांचे को प्रभावित करने वाली अनेक संविधानेतर प्रवृत्तियाँ व्यवहार में सक्रिय रहती हैं। अतः उन्हें समझे बिना कोई भी तुलना बेमानी साबित होगी। अब हम पढ़ेंगे व्यवहारवादी दृष्टिकोण के बारे में। इस दृष्टिकोण का आग्रह यह होता है कि मात्र कानूनी औपचारिकता ढांचे की सीमा में राजनीतिक तुलना पर्याप्त नहीं है। मतलब केवल कानूनी ढांचे में हम सीमा में ही रहकर राजनीति नहीं करेंगे, बल्कि जो वाकई चलन में है, जो व्यवहार में है, उसकी बात करेंगे। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में हमें उससे आगे बढ़कर राजनीतिक संस्थाओं के वास्तविक व्यवहार और उस पर व्यवहारिक धरातल पर पड़ने वाले सभी प्रभावों आदि का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। ऐसे चिंतन से जुड़े व्यवहारवादियों के अनुसार राजनीतिक संस्थाओं का वास्तविक व्यवहार कैसा और कैसे होता है, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं मौलिक पक्ष है, जिसको उपेक्षित कर तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन संभव नहीं है। अतः इस दृष्टिकोण से शासकीय एवं अशासकीय दोनों क्षेत्रों के राजनीतिक व्यवहार की हम यहाँ पर तुलना करेंगे। बिना इससे राजनीतिक संस्थाओं की गत्यात्मक का सही अध्ययन नहीं हो सकता। अगर हम विधि सम्मत ही केवल तुलना करेंगे तो एक ही दायरे में बन के रह जाएंगे। अगर हम और उसके व्यवहारिक पक्ष को देखेंगे तो अब हम बिना इसके राजनीतिक संस्थाओं की गत्यात्मकता का सही, जो इसकी गति है, जो परिवर्तन की गति है, उसका हम अध्ययन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम व्यवहारवादी दृष्टिकोण को फॉलो करेंगे। व्यवहारवाद वस्तुतः एक आधुनिक एवं वैज्ञानिक अवधारणा है जिससे सभी समाज विज्ञानों को प्रभावित किया है। वह प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों में एक तालमेल की संभावना को भी स्वीकार करता है। अतः यह धारणा राजनीतिक व्यवहार की प्रत्यक्ष क्रियाओं के अध्ययन से आगे बढ़कर उनकी सभी प्रेरणाओं, बोधों एवं प्रभावों के अध्ययन से इस विषय को एक संपूर्ण वैज्ञानिक दृष्टि एवं धरातल देती है। अतः व्यवहारवादियों के अनुसार वैज्ञानिक दृष्टि का तकाजा यह है कि तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करने में राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्थाओं, राजनीतिक संस्थाओं तथा दूसरी और गैर राजनीतिक संस्थाओं एवं शक्तियों के राजनीतिक व्यवहार से संबंधित समस्त तथ्य एकत्र करके विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना की जानी चाहिए
वस्तुतः तुलनात्मक रणनीति को उन सभी माध्यमों एवं तरीकों का अध्ययन करना चाहिए जिससे समाज में मूल्यों का अधिकृत वितरण होता है। उसका कार्य है कि वह इनका परीक्षण करे, उसे मूल्यों के निर्माण एवं उसके लक्ष्यों का अध्ययन करें। उसके मूल्यों का निर्माण एवं उसके लक्ष्य का अध्ययन करें। मूल्यों को शासन तंत्र द्वारा अपनाएं। जो मूल्य है, जो नैतिकता है, उसको शासन तंत्र द्वारा अपनाया जाए और उसके निर्णयों में उसको दिखे, वो मूल उसके निर्णय लेते समय दिखे तो और निर्णयों में आत्मसात किए जाने